हाँ जी, तो ज्ञान स्रोत की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बारी फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 जो कि फिजिक्स का होगा उसके सभी वीवीआई क्वेश्चन, मतलब कि जितने भी यहाँ पर 40 गेस किए गए क्वेश्चन हैं जो बिहार बोर्ड 2026 में पूछे जाने की संभावनाएं उनकी अधिक है। तो चलिए उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो हम इन क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन। तो इस टॉपिक से हमने 8 यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चंस गेस किए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की उनकी अधिक संभावनाएं बनती है। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर 4 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा, आप लोगों को पता होगा कि ऑप्शन ए सीधी रेखा में हमेशा प्रकाश की किरणें गमन करती है। और दूसरा हमारा प्रश्न यह है कि परिवर्तन के कितने नियम है। परिवर्तन के कितने नियम है आप सभी को पता होगा। ऑप्शन देख लेते हैं एक बारी। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो आप सभी को पता होगा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। यदि अपवर्तन पूछे तो उसका भी कितना नियम होता है, 2। तो आप सभी को इसे ध्यान में रखना है, ये वीवीआई प्रश्न है। तो देखिए हम यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं कि समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है या फिर दोनों प्रतिबिंब बनाता है या फिर इनमें से कोई नहीं बनाता। तो आप सभी को पता होगा कि समतल दर्पण सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। हमारा चौथा प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारा है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि दाढ़ी बनाने में सिर्फ अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह चेहरे को बड़ा दिखाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि वक्रता त्रिज्या यदि 5 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी कितनी होगी। तो आप सभी को पता होगा कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, मतलब कि फोकस दूरी जो होगा वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगा। तो यहाँ पर देखते हैं एफ बराबर होता है हमारा r/2। तो ये r का मान है 50 और बटे में 2, इस कट कर आंसर आ जाएगा 25। तो हम देखते हैं 25 हमारा कौन सा ऑप्शन है। 25 हमारा है सी नंबर ऑप्शन, मतलब कि यदि वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। तो चलिए अपने 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि गाड़ी के साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है, किस मिरर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण और चौथा ऑप्शन है उत्तल लेंस। तो आप सभी को पता होगा कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। गाड़ी के साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मतलब किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है लेंस के रूप में। तो हमें पता है कि जिससे अपवर्तन नहीं होगा, जिससे प्रकाश की किरणें गुजर कर दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगी, उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। तो पानी से गुजर कर चली जाती है, कांच से गुजर कर चली जाती है, प्लास्टिक से गुजर कर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर मिट्टी से प्रकाश की किरणें एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मिट्टी। इसका उपयोग आप लेंस के रूप में नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जिसे डी से सूचित किया जाता है। तो चलिए अब अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे सामने हमारा दूसरा टॉपिक आता है प्रकाश का अपवर्तन। परिवर्तन से हमने 1 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को हल किया। अब हमारे पास 9 से 24 प्रश्न ऐसे हैं जो अपवर्तन से आएंगे। तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं और समझ लेते हैं, ये भी वीवीआई है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है आंसर पहला, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को मोड़कर एक बिंदु की तरफ फोकसित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है, इसीलिए यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो हीरे का अपवर्तनांक आप सभी को याद होना चाहिए 2.4
4 2 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा मतलब कि 11 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है। मतलब पूछ रहा है कि म्यू बराबर क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि स्नेल के नियम कि साइन आई बटा में साइन आर म्यू का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 12 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, हमें बताना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब की गुण क्या होता है। क्या काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, क्या काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा होता है, या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि सभी काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपने 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी यदि 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो आइए इसे हल कर लेते हैं। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो P बराबर हमारा होता है 100 बटे में जो फोकस दूरी है तो कितना है 20 सेंटीमीटर। चूँकि ये उत्तल लेंस का है तो ये पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस मार्क आप दे सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 5 10। इसका आंसर आ जाएगा P बराबर हमारा +5 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न संख्या 15। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है किसका। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 16 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण। निर्गत कोण ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपने 17 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह किसका बना होता है। तो आप सभी को पता है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होता है, और धंसे हुए जिसका प्रवर्तक सतह हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये अवतल का बना होता है। ठीक, अपने 18 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में आपको पता है कि मुख्य फोकस कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला 19 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है। तो आप सभी को पता होगा कि अवतल लेंस का आवर्धन u/v न होकर क्या होता है, v/u होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला 20 नंबर प्रश्न कहता है कि r और f के बीच संबंध क्या है। तो हमने पहले इस पर एक न्यूमेरिकल भी बनाया कि जो r होता है वो फोकस दूरी के दोगुना होता है, या फिर जो फोकस दूरी होती है वो r की आधी होती है। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो r होता है वो फोकस दूरी के दोगुना होता है। तो ये देखते हैं हम लोग, या फिर हम ये खोजेंगे कि जो f है वो r के आधा कहाँ पर है। तो हम पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा यही मिल जाता है, इसीलिए ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने 21 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ क्यों जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि पानी में डूबी हुई छड़ी किसके कारण मुड़ जाती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आप सभी को पता होगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, न कि किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड वाला, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर हमारा 23 नंबर प्रश्न कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि दंत विशेषज्ञ दांत में मौजूद कीटाणुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 पर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि फोकस दूरी मापने के लिए क्या जरूरी होता है। मतलब एफ निकालने के लिए क्या जरूरी होता है। एक तो दर्पण से पर्दा की दूरी, मतलब कि हमें निकालना है भी, और यहाँ पर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी की दर्पण से बिंब की दूरी, मतलब कि यू। तो हमें निकालने के लिए क्या, एफ निकालने के लिए किन किन की जरूरत होती है, भी की भी जरूरत होती है और यू की भी जरूरत होती है। इसीलिए हमारा सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, जिसमें कि यू और भी दोनों हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, जिसमें पर्दा की भी दूरी हो, दर्पण से पर्दा की भी दूरी हो, और दर्पण से बिंब मतलब कि वस्तु की भी दूरी हो। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अब अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 की तरफ। प्रश्न कहता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में यदि प्रकाश किरण कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो क्या होगा। क्या वो अभिलंब से दूर जाएगी, या फिर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, या फिर सीधी निकल जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन।
फिर हमारा 26 नंबर प्रश्न कहता है कि हमेशा वस्तु किस दर्पण से मतलब कि छोटी बनती है, किस दर्पण से जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है हमेशा छोटा बनता है। तो आप सभी को पता होगा कि उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। हमारा 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस के लिए बिंब f और 2f की मतलब कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, क्या वो बड़ा और वास्तविक होगा या फिर छोटा और वास्तविक होगा या फिर छोटा और काल्पनिक होगा या फिर बड़ा और काल्पनिक होगा। तो आप सभी को पता होगा कि यदि हम उत्तल लेंस पर फोकस और जो वक्रता केंद्र है इसके बीच में रखते हैं वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि दर्पण सूत्र में हमें प्लस खोजना होता है कि एक तरफ 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है 1/f। यदि यही लेंस सूत्र का पूछता तो हमें यहाँ पर प्लस का माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो दर्पण सूत्र में क्या होता है प्लस, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लेंस सूत्र में ये हमारा करेक्ट आंसर होता माइनस वाला। तो चलिए 29 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है या फिर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है या फिर उत्तल लेंस का। पहले आप समझ लीजिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। आप लोग एस्टिमेट बॉक्स में देखे होंगे कि इस प्रकार का एक होता था जिससे प्रकाश हम देखते थे तो चीज़ें बड़ी बड़ी दिखती थी, यही एक सरल सूक्ष्मदर्शी का रूप है। इससे प्रकाश की किरणें जब यहाँ से यहाँ पर आती थी तो मतलब यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है तो ये एक लेंस होगा। ये तो आपका क्लियर होगा कि अब देखना होगा कि इसमें अवतल लेंस होगा या फिर उत्तल लेंस होगा। तो ये प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करता था, तो ये हमारा कौन सा लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा डी नंबर। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की तरफ। वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की प्रतिबिंबें कौन बना सकता है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि यह दोनों प्रकार की प्रतिबिंबें बना सकता है। हमारा 31 नंबर प्रश्न कहता है कि वायु का अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है, मतलब वो 1 के बराबर होता है या फिर 1 से कम होता है या फिर 1 से अधिक होता है या फिर 0 होता है। तो आप सभी को पता होगा कि वायु का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.0003 होता है, मतलब कि ये 1 से अधिक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम पिछले प्रश्न में देखे थे कि वहाँ पर दर्पण सूत्र पूछ रहा था और 32 नंबर प्रश्न में यहाँ पर हमसे लेंस सूत्र पूछ दिया था। दर्पण सूत्र में आप सभी को पता होगा कि प्लस और लेंस सूत्र में आप सभी को पता होगा कि माइनस। इससे याद रखने के लिए आप ये भी समझते हैं कि पहले आपने कौन सा पढ़ा, पहले आपने पढ़ा दर्पण को, और आप सीखते क्या है सबसे पहले जोड़ या घटाओ। तो आप सबसे पहले क्या सीखते हैं जोड़, तो इसीलिए सबसे पहले पढ़ने वाले में सबसे पहला वाला तो मतलब जोड़, और जो बाद में पढ़े हैं मतलब घटाओ सीखते हैं आप बाद में, और बाद में लेंस पढ़े हैं तो लेंस में घटाओ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें घटाव है मतलब कि माइनस है। तो चलिए अपने 33 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। फिर हमारा 34 नंबर प्रश्न पूछता है कि समान साइज का प्रतिबिंब बनाने हेतु उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ पर रखें। तो समान साइज का प्रतिबिंब बनाने हेतु उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ पर रखते हैं हम लोग वक्रता केंद्र पर, जिसे 2f भी कहा जाता है, इसे c भी कहा जाता है और 2f भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग 35 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यह कहता है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो वायु का अधिक है या फिर बर्फ का अधिक है या फिर कांच का अधिक है या फिर हीरा का अधिक है। तो आप सभी को पता होगा कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो हमारा 36 नंबर प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक। आप सभी को इसे याद रखने का एक ट्रिक बना देते हैं हम। मान लीजिए ये हमारा एक अवतल दर्पण हो गया और यहाँ पर ऐसे इस तरफ हमारा फोकस होता है। तो आप सभी को पता होगा कि वस्तु किस तरफ रखी जाती है अवतल दर्पण में, इसी तरफ रखी जाती है। तो आपको याद रखना है कि वस्तु हमेशा ऋणात्मक होगा, वस्तु हमेशा ऋणात्मक होगा और इस क्षेत्र में जितनी भी दूरियां होंगी ऋणात्मक होंगी, इसीलिए इसमें फोकस दूरी भी हमारा क्या होगा ऋणात्मक। आप सभी को ये याद रखना है। यदि यही आपका उत्तल दर्पण हो जाता है तो ये देखिए, ये एक मान लीजिए एक उत्तल दर्पण है, यहाँ से हमने इधर वस्तु को रखा, वस्तु तो हमारी ऋणात्मक हो गई लेकिन फोकस दूरी हमारा इस तरफ होता है, इधर कहीं फोकस दूरी होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखने का एक ट्रिक आपको बता दिए हम। इसका सही आंसर क्या होगा ऋणात्मक, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक। अब हम प्रश्न संख्या 37 की तरफ बढ़ते हैं।
है। देखिए पूछ ही दिया कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो हमने पीछे भी इस पर चर्चा किया कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। क्यों? क्योंकि इधर मान लीजिए इधर वस्तु है, हमने बताया कि वस्तु हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इधर वस्तु है और वस्तु हमेशा ऋणात्मक होती है, लेकिन फोकस दूरी जो होता है इस तरफ होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। इस तरफ माइनस, इस तरफ पॉजिटिव, तो ये हमारा उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव हो गया। यदि यही अवतल दर्पण होता तो उसके लिए ऋणात्मक हो जाती। ठीक है, तो अगला हम प्रश्न बढ़ते हैं कि तालाब का जल है वो कम गहरा क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण है अपवर्तन। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रकाश की किरणें हैं मुड़ जाती है, जिससे पर जो तालाब का गहराई है वो कम दिखाई देती है। ठीक है, तो 39 नंबर हमारा प्रश्न कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? छोटा बनाता है, सीधा बनाता है, आभासी बनाता है, या फिर सभी प्रकार का बनाता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान से देखना होगा कि ये बात किसका कर रहा है, तो अवतल लेंस की बात कर रहा है। तो अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल लेंस आपका हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और छोटा, आभासी और सीधा। ठीक है, तो अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा छोटा बनाएगा, सीधा बनाएगा, और वो सभी प्रतिबिंब क्या होंगे, आभासी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी, जिसमें कह रहा है कि उपयुक्त सभी। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर ऑप्शन हो गया, जिसमें बता रहा है कि ये सभी प्रकार के गुण मौजूद होते हैं अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब में। अब हमारा अंतिम प्रश्न कह रहा है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या होता है। मतलब पूछ रहा है कि म्यू बराबर क्या होता है। हमने पीछे भी इस पर चर्चा किया है कि म्यू बराबर क्या होता है। जो स्नेल का नियम होता है वो क्या होता है, साइन आई बटे में साइन आर। आपको ये भूल जाते हैं कि आई ऊपर होगा या फिर आर ऊपर होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि पहले कौन आता है। अल्फ़ाबेट में पहले कौन होता है, आई, इसीलिए आई हमेशा ऊपर रहेगा, और बाद में कौन होता है, आर, आर हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी एक ट्रिक बनाकर आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा के लिए आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। आप सभी बेहतर रूप से तैयारी कीजिए। ज्ञान स्रोत आप सभी के साथ हमेशा बना रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ।